हेलो एवरीवन। सो ट्वेल्थ के रिवीजन शेड्यूल का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुकी है और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रॉब्लम्स से हमने सारे उसको डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकेंड चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फंडे, जितनी भी थ्योरी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एज पर द रिवाइज सिलेबस, जितने भी पोटेंशियल से रिलेटेड थ्योरी है इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस और उसके बाद प्रीवियस ईयर जितनी भी प्रॉब्लम होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। सो पोटेंशियल को अच्छे से समझिए, एक एक कंसेप्ट को आप जानिए और साथ ही जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है वो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नाउ सबसे पहले बच्चों हमें समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इसके बारे में हमें जानना होगा बच्चों। देखो अगर आप 11th का थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी 11th में पढ़ाया गया होगा। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फोर्सेस के लिए डिफाइन होती हैं जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। मतलब कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। ऐसा समझो बच्चों, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मास है m, तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg। अब मान लो बच्चों मुझे इसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना है तो मिनिमम कितनी फोर्स लगानी होगी मुझे, mg इसके वेट के बराबर। अगर मैंने फोर्स कम करी तो ये उठेगा ही नहीं, अगर फोर्स मैंने ज़्यादा करी तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। मतलब मुझे बहुत स्लोली उसको अपलिफ्ट करना है। अब बच्चों देखो मुझे अपलिफ्ट करना है तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ बच्चों। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बच्चों? वेट mg जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स वेट mg बच्चों, mg नीचे की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैं उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ इसको अपलिफ्ट करने के लिए। अब बच्चों जब मैंने इसको थोड़ा h हाइट तक अपलिफ्ट किया तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा कि जो मैंने काम किया अगेंस्ट दैट कंजर्वेटिव फोर्स वो कहाँ गया बच्चों? तो वो कहाँ जाएगा? इट विल स्टोर in the form of change in the potential energy of the system, and the system is what? This pen, this object and this earth या जो भी सरफेस है। ध्यान रखना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसी इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल चार्ज की नहीं होती। वो किसकी होती है? सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स और सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दैट्स वाई हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों, अब इसको हम यहाँ से बहुत अच्छे से समझते हैं ये क्या है। ऐसे समझो दो चार्जेस का सिस्टम है बच्चों, Q1 और Q2। देखिए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये RI डिस्टेंस अपार्ट है, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन RF डिस्टेंस अपार्ट है। देखो बच्चों इनिशियल से फाइनल अपने आप तो हुआ नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला चार्ज, मान लो Q1 चार्ज को मैं फिक्स कर दूं किसी भी तरह से, तो Q1 चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा बच्चों। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q1 चार्ज इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल। अब जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो रिपल्सिव है इस केस में। मतलब ये वाला चार्ज इसको रिपेल ही कर रहा है। अब मान लो मुझे इस चार्ज को, इस वाले चार्ज को इसके नज़दीक लाना है बच्चों, तो यू हैव टू, मतलब आई हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मेरा वो जो वर्क है वो चेंज करेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बच्चों। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी में जो भी परिवर्तन आया, और वो एनर्जी कैसे देखने को मिलेगी? मान लो इस चार्ज को मैं उठा करके यहाँ से यहाँ तक ले आया। अब जैसे ही मैं अपनी फिंगर उठाऊंगा ये चार्ज दौड़ने लग जाएगा इधर की तरफ, ये चार्ज इधर की तरफ दौड़ने लग जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई बच्चों? वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बच्चों। अब इसके कैलकुलेशन पार्ट पे हम चलते हैं। अब मान लीजिए मैं इसकी इंटरमीडिएट स्टेट बताता हूँ, ये इनिशियल ये फाइनल। इंटरमीडिएट स्टेट कुछ होगी, लेट्स से एक चार्ज है बच्चों Q1, ये वाला चार्ज, और लेट्स से ये किसी भी तरह से फिक्स है। मैंने इस चार्ज को क्या कर दिया है बच्चों? फिक्स किसी भी तरह से।
अब मान लो मैं इसको नज़दीक ला रहा हूँ और इन बिटवीन r डिस्टेंस पर ये Q2 चार्ज आ गया है। अब क्या होगा बच्चों, ये Q1 चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा विद सम फोर्स F। वो क्या होगा बच्चों, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों क्वेश्चन उठेगा, अगर इस चार्ज को इधर की तरफ लेकर के आना है तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, आई हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट दैट कंजर्वेटिव फोर्स। दैट मीन्स इस चार्ज को अगर इस Q1 के नज़दीक लाना है, सो यू हैव टू अप्लाई some external force, you have to apply some external force whose direction is just opposite to the electrical force, conservative force, and magnitude is nearly equal, because ये प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ज्ञान लेना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई बात अभी नहीं करनी। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, देखिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्सटर्नल will be nearly equals to minus of F electrical। मैग्नीट्यूड में nearly same और माइनस साइन बिकॉज जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो भी सिंपल कितना हो जाएगा बच्चों, इसी के बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स है। अगर ये फोर्स वेरिएबल है, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो देखिए इंटीग्रेशन का सहारा मुझे लेना ही होगा, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। वर्क डन आपको पता ही है क्या होता है, एफ डॉट एस, लेकिन दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, बट हियर एफ इज नॉट कांस्टेंट। सो वी विल कैलकुलेट डिफरेंशियल वर्क, डी एफ इंटू डी एक्स। मान लो इस चार्ज को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली बच्चों, मान लो इस चार्ज को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया वाया डिस्प्लेसमेंट डी आर, बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस किया है बच्चों इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया। ये डी आर इतना बड़ा नहीं है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, आप समझ रहे होंगे, डी आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक सरकाने में, डिस्प्लेस करने में आपको कुछ स्मॉल वर्क करना पड़ा होगा बच्चों। डी डब्ल्यू बाय एक्सटर्नल वो कितना होगा बच्चों, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब देखो फोर्स और डी आर डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो सिंपली लिख सकता हूं बच्चों, एफ एक्सटर्नल डी आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, cos 0 1 होता है। अब देखिए एफ एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिकल। अब आपको पता ही है एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। किसी भी एक इंस्टेंट पर देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो क्या आ गया, डी डब्ल्यू बाय एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू सिंपली के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है, कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे बच्चों। सो के Q1 Q2 बाय डी आर बाय आर स्क्वायर, ये क्या निकाला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट वाया डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब कंप्लीट वर्क निकालने के लिए बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इंटीग्रेशन। तो कंप्लीट वर्क के लिए बच्चों क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, उसके लिए क्या कर दूंगा बच्चों मैं, इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म बाहर, के Q1 Q2 बाहर, अंदर डी आर बाय आर स्क्वायर, लिमिट इनिशियल से फाइनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ओह माइनस साइन लगाना हम भूल गए, यहाँ पर माइनस साइन इज देयर। क्लियर है एकदम, बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय आर स्क्वायर का माइनस 1 बाय आर। कैसे पता चला हमें, आपको पता ही है, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, -2। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय आर स्क्वायर का माइनस 1 बाय आर, माइनस माइनस प्लस, तो सिंपली क्या आ जाएगा बच्चों, के Q1 Q2 1 बाय आर, लिमिट इनिशियल से फाइनल। तो सिंपली क्या आ गया बच्चों, के Q1 Q2 1 बाय आर एफ माइनस 1 बाय आर आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से अब आप चीज़ों को समझिएगा बच्चों। दैट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ध्यान से सुनना एक एक चीज को, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, वो कितना आया है बच्चों, के Q1 Q2 बाय आर एफ माइनस के Q1 Q2 बाय आर आई।
अब बच्चों कंसेप्ट ये निकलेगा वेयर दिस वर्क विल गो, कहाँ गया ये वर्क। बच्चों यही वर्क तो कहाँ जाएगा, इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 11th क्लास का अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो 11th क्लास का अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वेयर दिस वर्क विल गो, वेयर दिस वर्क विल गो, दिस वर्क विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब दिस होल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा यू। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सो डेल्टा यू क्या आ गया बच्चों, के Q1 Q2 बाय आर एफ माइनस के Q1 Q2 बाय आर आई, और डेल्टा यू क्या है बच्चों, यू एफ माइनस यू आई। So UF, U final minus U initial will be equals to K Q1 Q2 by RF minus K Q1 Q2 by RI. So that's the expression of change in the potential energy of the system. बच्चों significance change in the potential energy का ही होता है, इसको ध्यान रखना। जो सिग्निफिकेंस होता है वो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का होता है, क्योंकि आपको पता है 11th क्लास में कि रेफरेंस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो रेफरेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस। जो आप वर्क करते हो ध्यान रखना, वो वर्क विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, that work will not going to store, that work is not equals to potential energy of the system, that work will change the potential energy of the system, this is equals to delta u। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो आपको एक रेफरेंस लेना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर रेफरेंस क्या ले लेते हैं बच्चों, इन्फिनिटी। दैट मीन्स अगर मैं इनिशियल कंडीशन अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर आई इनफाइनाइट ले लूँ तो इनफाइनाइट पे सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, जीरो, चाहे वो पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, फोर्स हो, सब कुछ। तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ये जीरो हो जाएगा। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर क्या आ गया बच्चों, के Q1 Q2 by R। That's the most important expression of potential energy at a distance R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। नाउ अब आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं while using this relation, use proper sign बच्चों। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, put Q1 Q2 with, put Q1 and Q2 with proper sign। प्रॉपर साइन के साथ इनको आपको पुट करना है। ये क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं बच्चों, लेकिन ध्यान रखना सिग्निफिकेंस ये ही है। क्वेश्चन वो डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन। सो वर्क डन पूछ रहा है, सो दैट वर्क विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिंपली आप चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, जो मैं प्रीवियस लेक्चर करा चुका हूँ, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी मैं करा चुका हूँ, वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। नाउ ये अब हमें समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है और डेल्टा यू ये है, वी हैव टू यूज़ विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन एंड ऑल। ये सारी बातें हम हमें समझ में आ चुकी हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, जब भी किसी चार्ज को हम दूसरे एक्सटर्नल चार्ज की फील्ड में, देखिए ये चार्ज फील्ड एक्सर्ट कर रहा होगा सारी जगह, इसकी फील्ड में जब भी किसी चार्ज को हम मूव कराते हैं या फिर चार्ज खुद ब खुद मूव करता है, दैट मीन्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब भी ऐसा हो, या तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स हो या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो, सो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज होती ही होती है। या तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। उसको हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता ही है, क्योंकि हमें ये वाला कंसेप्ट मालूम ही है। वर्क डन by conservative will be equals to minus of delta u। if work done by conservative is positive, so delta u is negative, that means it will decrease। और yes, अगर मान लो मैं इसको सिस्टम को छोड़ दूंगा तो ये Q2 इधर मूव करने लग जाएगा, मतलब कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज एफ इलेक्ट्रिकल इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इज पॉजिटिव। if it is positive, so delta u is negative, if it is negative, the potential energy is decreasing, और yes, it is decreasing।
potential energy is decreasing and kinetic energy is increasing. Law of conservation of energy, while the sum of total energy is constant. क्या आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या आपको फील आ गई है पोटेंशियल एनर्जी में? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एकदम क्लियर है आपको? नाउ बच्चों, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इसको हम समझते हैं. मान लो बच्चों एक सोर्स चार्ज है. अब उससे आर डिस्टेंस पर मान लो एक चार्ज को मैं उठा करके लाया इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मैं उठा करके लाया. तो मैंने कुछ वर्क किया होगा बच्चों इन ब्रिंगिंग दैट 1 यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. वही वर्क बच्चों, वही वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट दैट पॉइंट. देखिए डेफिनेशन भी क्या कह रही है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a particular point is known as electrostatic potential of that charge at that point. ध्यान रखना electrostatic potential is the property, is the core property of a charge, while electrostatic potential energy is the property of the system. इस बात को बहुत ध्यान से सुनना. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों. लेकिन बच्चों जो मेन सिग्निफिकेंस होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का. अब इसको ऐसे समझो, मान लो एक चार्ज है Q, क्लियर है? ये सारे में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. मान लो 2 पॉइंट हैं बच्चों इससे, एक P पॉइंट, इससे दूर एक Q पॉइंट. लेट्स से दिस इज R1 एंड लेट्स से दिस इज R2. ठीक. अब बिल्कुल जनरल डेफिनेशन हम देते हैं. मान लो मैं चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं ला रहा, पहली बात. दूसरी बात मैं 1 कूलम का नहीं ले रहा हूँ. लेट से कोई एक चार्ज ले रहा हूँ स्मॉल q और उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आया. तो बच्चों वर्क डन कितना करना पड़ा होगा मुझे? q से इनिशियल से फाइनल q से p तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा हुआ बच्चों? मुझे कितना वर्क करना पड़ा हुआ होगा? k कैपिटल Q स्मॉल q बाय R2 माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाय R1. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? क्या है कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब देखो बच्चों, मैं स्मॉल q को कॉमन निकाल सकता हूँ तो क्या बचेगा? के क्यू बाय R2 माइनस के क्यू बाय R1. ठीक. ये क्या निकाला मैंने? वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P. क्लियर है एकदम? वो लास्ट उसमें ही हमने देखा है सेगमेंट में कि वो कितना आएगा बच्चों? दिस डेल्टा U के बराबर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सेगमेंट क्या है बच्चों? ये पूरा का पूरा दिस इज व्हाट द डेल्टा U इज. ठीक. अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यूनिटरी मेथड तो आप सभी ने खेला होगा. मान लो कोई कहेगा नहीं मैं 1 यूनिट का नहीं ले रहा, तो कोई बात नहीं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल ले. दैट मीन्स QW फ्रॉम Q टू P अपॉन में Q विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय R2 माइनस के क्यू बाय R1. और यही क्या होता है बच्चों? डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस चार्ज एट दीज 2 पॉइंट्स. तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेशन हमारा आ गया कि डेल्टा V which is equals to V final minus V initial will be equals to what? Work done in bringing a charge from initial to final अपॉन में दैट चार्ज. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? और यही क्या होता है? डेल्टा U. दैट मीन्स डेल्टा V कैन बी डिफाइन एज डेल्टा U बाय Q या फिर डेल्टा W बाय Q. मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की. और अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन करना हो पोटेंशियल, तो इनिशियल पॉइंट को क्या ले लो बच्चों? इन्फिनिटी. तो ये क्या हो जाएगा? 0. तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? 0. मतलब इनिशियली क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. तो ये टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? 0. तो यहाँ पर भी बच्चों अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे किसी चार्ज का पोटेंशियल डिफाइन करना हो, तो इनिशियल पॉइंट में क्या ले लूँगा? इन्फिनिटी, जो कि मैं यहाँ पर लेकर ही चला था. इनिशियल पॉइंट में क्या ले लूँगा? इन्फिनिटी. अगर इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी ले लूँगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी. सिंपली ये चीज़ यहाँ पर 0 हो जाएगी. तो सिंपल वी क्या आ जाएगा? सिंपली के क्यू बाय R. ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है. So this is the expression of electrostatic potential of the charge Q at a distance R apart from it. Most important. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
एंड दिस एक्सप्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होती हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विल बी इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक और एक्सप्रेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिराइट एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विल बी इक्वल्स टू, जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बहुत सारी प्रॉब्लम हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। और अगर प्रॉब्लम्स आपको देखनी है, प्रॉब्लम सीरीज़ में करा चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने इसी एक रिलेशन पर करवाई होंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ ये कुछ पॉइंट्स बच्चों अब आपको ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ये पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर विच इज़ 1/4 क्यू बाय आर। नाउ एक चार्ज है क्यू, उससे दो पॉइंट ले लिए मैंने पी और क्यू। दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज सम पॉइंट क्यू, और या फिर आप कह सकते हो लेट्स से क्यू डैश और आर। क्लियर है? ये पी पॉइंट यहाँ से आर आई डिस्टेंस अपार्ट है, आर पॉइंट इस चार्ज से आर एफ डिस्टेंस अपार्ट है। अगर मान लो यहाँ से मुझे इस क्यू चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ मूव कराना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विल बी इक्वल्स टू क्यू टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन ही ऐसे हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही ये है, या फिर यूं कहो डेल्टा यू बाय क्यू, दैट मीन्स वी एफ माइनस वी आई विल बी इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई अपॉन में क्यू। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? एकदम समझ में आ गया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। चलिए बच्चों, नाउ अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें अलग अलग केसेस बनाएंगे बच्चों। ये हमने पहला केस ले लिया, फर्स्ट केस 1, जो कि क्या है बच्चों? एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है, एक डाइपोल मैंने बना लिया है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, डाइपोल लेंथ इज 2l। इसके सेंटर से मान लीजिए r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालना है। अब मुझे पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, तो देखो बच्चों ये सेपरेशन कितना होगा? सिंपली है, ये R ये L, तो ये सेपरेशन कितना हो गया बच्चों? R माइनस L। और ऐसे ही ये माइनस क्यू की वजह से सेपरेशन कितना होगा बच्चों? सिंपली R प्लस L। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये R ये L, तो ये पूरा कितना हो गया? R प्लस L। तो P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? के क्यू बाय R माइनस L, और माइनस क्यू की वजह से कितना होगा बच्चों? के क्यू बाय R प्लस L। तो नेट पोटेंशियल P पॉइंट पर कितना होगा बच्चों? दोनों को सिंपली उठा करके ऐड कर दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो कितना आ जाएगा? के क्यू बाय R माइनस L प्लस के क्यू बाय R प्लस L। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो दिस इज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अब के क्यू कॉमन, अंदर ये एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आर प्लस एल माइनस ऑफ आर माइनस एल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो के क्यू बाय आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट, तो सिंपली के क्यू 2l बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब q इंटू 2l क्या बन गया बच्चों? p, विच इज p इज वॉट? डाइपोल मोमेंट, ये आपको पता ही है। p क्या है यहाँ पर? डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो ये क्या बन गया? k p बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये तो हो गया बच्चों हमारा नेट पोटेंशियल। अब हमें पता ही है बच्चों दिस r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस l, दैट मीन्स हमें पता है l क्या होता है? L क्या होता है? वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, मतलब कि शॉर्ट डाइपोल का केस है ये। किसका केस है ये? शॉर्ट डाइपोल, और जनरली ये होता ही है। क्लियर है एकदम? तो उस केस में बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, दैट मीन्स एल स्क्वायर को हम नियरली जीरो पुट कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो सिंपली वी कितना हो जाएगा बच्चों? के पी बाय आर स्क्वायर। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ नेट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल
एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट केस जो है बच्चों वो क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। कौन सा केस? इक्वेटोरियल पॉइंट। दैट मीन्स एक मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, डाइपोल लेंथ 2L। अब एग्जैक्टली इसके सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बाइसेक्टर लाइन भी बोल सकते हैं हम, इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस भी बोल सकते हैं। उस पर r डिस्टेंस अपार्ट एक पॉइंट है P, यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालना है। बहुत सिंपल है बच्चों, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस L² यूजिंग पाइथागोरस। इसको भी मैं ज्वाइन करूँगा तो ये भी क्या होगा, √r² प्लस L² यूजिंग पाइथागोरस। अब देखो P पॉइंट पर प्लस Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों, KQ बाय कितना होगा सिंपली पोटेंशियल, KQ बाय R। दैट मीन्स KQ बाय √r² प्लस L²। और माइनस क्यू की वजह से कितना होगा बच्चों, माइनस क्यू की वजह से भी कितना होगा, सिंपली KQ बाय √r² प्लस L²। माइनस साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो नेट पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, नेट पोटेंशियल के लिए P पॉइंट पर सिंपली दोनों को उठा करके ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, KQ बाय √r² प्लस L² माइनस ऑफ KQ बाय √r² प्लस L²। तो देखिए कितना आ गया, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसकी किसी भी एक पॉइंट पर, इस लाइन में किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो वो कितना आएगा बच्चों, 0। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल है, इसका एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, कोई एक चार्ज है, बताओ अगर मैं उस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराऊँ तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना है बच्चों, 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नाउ बच्चों अब हम जनरल केस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए एक डाइपोल बना लिया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पर, प्लस क्यू चार्ज बी पॉइंट पर, उसके सेंटर 2L इज द डाइपोल लेंथ, उसके सेंटर से थीटा एंगल पर कोई भी एक पॉइंट जो कि r डिस्टेंस अपार्ट है। अब बच्चों देखो यहाँ पर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है। देखो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशंस का सहारा लेना होगा बच्चों। मान लो इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ लाइक दिस, और इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। क्लियर है? अब मुझे AP और BP निकालना है, लेकिन देखिए बच्चों रैंडमली तो ये निकलेगा नहीं। अब क्या कर सकते हैं, देखो मैं इसको पीछे हल्का सा एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ और इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ परपेंडिकुलरली, इसको नाम दे दिया लेट्स से N। और यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने M। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये है L, इस ट्राइंगल पर फोकस करो, देखो इस ट्राइंगल पर फोकस करो, यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल AON, ट्राइंगल AON पर फोकस करो। तो ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये L है, तो बच्चों ये कितना होगा, जल्दी देखो, अगर ये L है हाइपोटेन्यूज तो बेस कितना होगा, L cos थीटा। अगर ये L है तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये L cos थीटा होगा बच्चों, ये L है तो ये क्या होगा, L cos थीटा। या फिर आप सिंपली यहाँ पर cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना होगा बच्चों वो, cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ON अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज L। तो ON सिंपली क्या आ गया, L cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Similarly in triangle, similarly in this triangle, in triangle OMB, अगेन cos थीटा लगाओ बच्चों तो वो क्या आएगा, अगेन cos थीटा लगाओ तो क्या आएगा, बेस विच इज OM अपॉन में L। क्लियर है? सो OMB क्या आ गया बच्चों, L cos थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो NP ये डिस्टेंस कितना आएगा, NP कितना हो गया बच्चों, वो हो गया ON प्लस OP, मतलब R प्लस L cos थीटा। NP कितना आ गया, R प्लस L cos थीटा। सिमिलरली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे MP क्या होगा बच्चों, MP क्या होगा, OP माइनस OM, दैट मीन्स MP कितना आ गया बच्चों, R माइनस L cos थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, इस ट्राइंगल पर फोकस करो, क्योंकि ये डाइपोल लेंथ वगैरह बहुत स्मॉल है, ये एंगल वगैरह, तो हम बोल सकते हैं उस अप्रोक्सीमेशन के लिए ए पी इज नियरली इक्वल्स टू एन पी, ए पी इज नियरली इक्वल्स टू एन पी एंड BP is nearly equals to MP. BP is nearly equals to MP. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? That means AP is nearly equals to कितना हो जाएगा बच्चों? NP मतलब R plus L cos theta. In the same manner, BP is nearly equals to MP, which is R minus L cos theta. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अब P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? वो होगा के क्यू बाय बी पी, और बी पी कितना है? आर माइनस एल कॉस थीटा, दैट मीन्स के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा बच्चों? के क्यू नेगेटिव साइन अपॉन में ए पी विच इज माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों? नेट पोटेंशियल के लिए सिंपली हम उठा करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों? के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। तो यहाँ से के क्यू कॉमन, अंदर एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों? देखो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस के साथ ये, तो माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्योर मैथमेटिक्स है, एल कॉस थीटा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आर से आर कैंसिल, तो सिंपली कितना आ गया बच्चों? के क्यू 2L कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो क्या बन गया बच्चों? P, तो सिंपली क्या आ गया? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें देखिए और केस हम देखते हैं, तो सिंपली पोटेंशियल कितना आ रहा है बच्चों? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है बच्चों कि क्या होता है, एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, दैट मीन्स एल स्क्वायर इज नियरली इक्वल्स टू जीरो। तो सिंपली पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों? के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सो दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन। नाउ अब आपको बस थीटा पता हो और आर पता हो, सिंपली यू विल गेट द रिजल्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम वो दोनों केसेस ले सकते हैं। एक्सियल वाला केस हम यहाँ से कर सकते हैं। एक्सियल के केस में बच्चों देखो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, अगर एक ये पॉइंट एक्सिस पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? देखो एक्सियल पर अगर ये पॉइंट में यहाँ ले आऊँ तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा? जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है बच्चों? 1। तो सिंपली पोटेंशियल कितना आ जाएगा? के पी बाय आर स्क्वायर, ये आया भी है। इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा बच्चों? इक्वेटोरियल पर देखिए थीटा कितना हो जाएगा? इक्वेटोरियल पे थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है बच्चों? जीरो। तो आंसर देखिए बी कितना आ गया? जीरो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब कोई भी केस आ जाए, किसी भी एंगल पे आ जाए, अब हम कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? We will discuss our new concept which is work done in rotating a dipole inside uniform electric field, या फिर यूं कहो potential energy of dipole inside uniform electric field। क्योंकि जो भी हम वर्क करेंगे बच्चों टू रोटेट द डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए पहले हम डायमेट्रिकली सिचुएशन देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, डायरेक्शन के साथ मैंने बनाई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। नाउ इसमें एक डाइपोल मैंने रख दिया है बच्चों, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल लेंथ 2L, डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर बच्चों फोर्स लग रही होगी विच इज हेयर F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और यहाँ पर भी F इज इक्वल्स टू क्यू ई, माइनस साइन बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स इज जीरो। करेक्ट, नेट फोर्स इज जीरो। नाउ अब बच्चों अगर मान लो मुझे इसको ऐसे रोटेट करना हो,
तो ये अपने आप तो रोटेट होगा नहीं बच्चों। अगर अपने आप रोटेट नहीं होगा तो दैट मीन्स आई हैव टू डू सम वर्क, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क बच्चों कहाँ चला जाएगा, इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा करना है, इस डाइपोल को मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे कैसा करना है, ये मान लो अभी इनिशियली जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल पर है, मुझे उसको θ1 एंगल से रोटेट करते हुए θ2 एंगल तक लेकर के जाना है। मतलब ये मुझे काम करना है, θ1 से रोटेट करते हुए θ2 तक मुझे उसको लेकर के जाना है। तो देखिए मैं उसको ऐसे रोटेट करूँगा तो इनकी इंटरमीडिएट सिचुएशन देखिए ऐसे हुआ बच्चों। एक किसी भी एक पर्टिकुलर थीटा पर, किसी भी एक पर्टिकुलर थीटा पर, थीटा क्या है, थीटा क्या है बच्चों यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्लियर है। मान लो किसी भी इंस्टेंट पर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया हुआ है और मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ डी थीटा, तो मुझे कुछ स्लाइट वर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ स्लाइट वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा होगा बच्चों, यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा होगा, जस्ट इस इंस्टेंट पर जो टॉर्क लग रहा होगा, जो यहाँ पर टॉर्क लग रहा होगा वो बच्चों होगा P क्रॉस E विच इज PE साइन थीटा। ये टॉर्क लग रहा होगा कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा। इतना टॉर्क लग रहा हो इस इंस्टेंट पर, इतना टॉर्क लग रहा होगा, मतलब अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ तो ये तुरंत अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करने की खुद को कोशिश करेगा। अब बच्चों अगर मान लो मुझे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है और थीटा एंगल को बढ़ाना है तो मिनिमम इतना ही टॉर्क मुझे और लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतना ही टॉर्क मुझे लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए। तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या होगा बच्चों, टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। जैसे F इंटू डी एक्स वैसे ही टॉर्क इंटू डी थीटा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ एक्सटर्नल लगभग इतना ही होगा विच इज़ PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कंप्लीट निकालने के लिए θ1 से θ2 निकालने के लिए क्या कर दूंगा बच्चों, इंटीग्रेट। PE को मैं ऑलरेडी बाहर कर लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी बच्चों, θ1 से θ2। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 से θ2, वो कितना आ जाएगा बच्चों, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर लिमिट लगाएंगे तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये आ गया बच्चों वर्क डन। अब ये वर्क डन कहाँ गया, ऐसे सोचा करो, वेयर दिस वर्क विल गो, दिस विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और वो क्या हो जाएगा बच्चों, U θ2 माइनस U θ1। अब बच्चों मान लो मुझे किसी भी इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ पर मैं फॉर श्योर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोल सकूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर वो मैं पॉइंट लूँगा इस तरीके से, मान लो डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है लाइक दिस। मान लो इनिशियली जो है डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 90 डिग्री। मान लो इनिशियल सिचुएशन ये है, इनिशियली ऐसे रखा हुआ है, क्लियर एकदम। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0, इसीलिए मैंने ये डिफाइन किया ये पॉइंट, क्लियर है। तो अपना यू इनिशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर θ1 0 हो गया तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम कंसेप्ट। तो अपना θ1 0 हो जाएगा तो यहाँ पर u θ1 कितना है, सॉरी θ1 90 डिग्री हो गया तो u θ1 कितना हो जाएगा, 0। तो सिंपली u थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस PE कॉस थीटा, दैट मीन्स u एट पर्टिकुलर थीटा कितना आ गया, माइनस P डॉट E। इस बात को आपको समझना ही होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E विच इज़ माइनस PE कॉस थीटा किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर तब आई है जब आपने यहाँ पर इसको 0 मान लिया है। अब कोई कहेगा मैं 0 नहीं मान रहा, मत मान 0, अल्फा बीटा कुछ भी मान ले, लेकिन चेंज तो इतना ही आएगा ना बच्चों। सिग्निफिकेंस चेंज का होता है, इस बात को ध्यान से सुनो, सिग्निफिकेंस हमेशा चेंज का होता है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का होता है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो अलग बात है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो डिफाइन कर लेता हूँ। अगर जीरो में डिफाइन ना भी करूँ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो मतलब चेंज से होता है, डेल्टा यू से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अब इसी के बेसिस पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम डिफाइन करते हैं। दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं यहाँ पर, स्टेबल और अनस्टेबल। डाइपोल यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है बच्चों, आपको पता ही है स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। देखिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यही होगी माइनस पी, वो कितनी ही होगी, माइनस पीई। और वो तब होगा जब कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, 1। दैट मीन्स थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो डाइपोल मोमेंट कैसे होना चाहिए, ऐसे ही। मतलब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल शुड अलाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पीई मैक्स कितना होगा बच्चों, इसका पॉजिटिव, मतलब यू पीई वो कब होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, -1। मतलब थीटा क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब कई क्वेश्चन आते हैं लास्ट उसमें, जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तो कई क्वेश्चन थे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के, वो यहाँ से होंगे बच्चों। और कई क्वेश्चन से वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल 30 to 40, 30 to 60 डिग्री। तो जस्ट अप्लाई दिस, क्योंकि वो वर्क डन पूछ रहा है या चेंज इन पोटेंशियल ये पूछ रहा है, बात एक ही है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जस्ट अप्लाई दिस। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम एंगल 30 डिग्री टू 60 डिग्री। सो जस्ट पुट द वैल्यू थीटा टू फाइनल कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है? ये पूरा डिटेल में एकदम से क्लियरिटी होनी चाहिए। और इस बात को ध्यान रख लेना, किसी भी एक पर्टिकुलर थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा तब है जब आपने इनिशियली इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया आपने, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अगर जीरो नहीं मानेंगे, अल्फा बीटा मानेंगे, तो यही अल्फा इसमें ऐड होता रहेगा। लेकिन जब दो पर्टिकुलर एंगल के लिए चेंज निकालेंगे तो वो अल्फा वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सप्रेशन यही आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? नाउ वी विल सी वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल, तो लिखा भी हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दो सरफेसेस ऑन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर बोर्ड में बच्चों प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बहुत ही सिंपल है। देखिए पॉइंट चार्ज से आप कोई भी एक पर्टिकुलर दूरी ले लीजिए, लेट से एक्स डिस्टेंस, यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, हर जगह से एक्स डिस्टेंस ले लेंगे तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, कितना, सॉरी के क्यू बाय एक्स। ऐसे ही वाई डिस्टेंस ले लेंगे तो क्या होगा, के क्यू बाय वाई। मतलब एवरीवेयर हेयर द पोटेंशियल इज सेम। तो यहाँ से इन सभी पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया बच्चों, कंसेंट्रिक स्फीयर। ऐसे ही लाइन चार्ज है, मान लीजिए एक लाइन चार्ज है इस तरीके से, एक लाइन चार्ज, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है लाइक दिस। सो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा बच्चों, कंसेंट्रिक सिलेंडर। उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, कंसेंट्रिक सिलेंडर। ऐसे ही अगर मान लीजिए चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा बच्चों, पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। Next property, work done in moving a charge from one point to another on equipotential surface is zero. Yes, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आपको पता ही है वर्क डन
and bringing a charge from initial to final will be equals to charge times the potential difference. Now on equipotential surface, this delta V is what? 0. Delta V is 0. So work done is what? 0. Don't be confused. इनमें confuse मत हो जाना. चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क तो करना पड़ेगा. ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कहीं पर भी अगर मैं चार्ज को मूव कराता हूँ तो वहाँ पर वर्क डन 0 होगा. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसको हम ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं. इस पॉइंट को मान लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इक्विपोटेंशियल सरफेस. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होने की बजाय किसी एंगल पे हो तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट. अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पर चार्ज रख दूँ तो इसको मूव करा देगा तो वर्क डन होगा. लेकिन ये तो सेकेंड स्टेटमेंट के ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. Work done is 0. That means electric field lines never tangential. Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. That's the most important point. Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? Now नेक्स्ट कंसेप्ट की हम आगे, नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. देखिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चों. मान लो स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E. ठीक, यहाँ पर मान लो एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू. तो बच्चों यहाँ पर ये फोर्स लगेगी इस पर F इज इक्वल्स टू क्यू ई. यहाँ पर फोर्स लगेगी इस पर F इज इक्वल टू क्यू ई. कौन सी फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो क्या होगी बच्चों? Q इंटू ई. अब जब ये फोर्स लगेगी तो ये जो चार्ज है ये मूव करेगा. मान लो ये चार्ज यहाँ से स्लाइटली dx अमाउंट मूव कर गया. ठीक, ये चार्ज जो है स्लाइटली dx अमाउंट या dr अमाउंट मूव कर गया. सो व्हाट इज द वर्क डन dw? व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? वो क्या होगा बच्चों? F कंजर्वेटिव इंटू dx. And what is the angle between F and dx? Is 0 degree. That means simply F dot dx. That means F को क्या लिख सकता हूँ मैं? सिंपली बच्चों F को क्या लिख सकता हूँ मैं? Q इंटू ई डॉट dx. और ये क्या आ गया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव. अब आपको पता ही है बच्चों कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव विल बी इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वो किसके बराबर होता है? ये आपको पता ही है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ du. अब ये भी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले ही. वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू du. तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? माइनस du q e डॉट dx. क्लियर है? अब ये इधर ले गए तो क्या आ जाएगा? du बाई क्यू बराबर माइनस ई डॉट dx. क्लियर है? और du बाई क्यू किसके बराबर होता है बच्चों? dv. ये सब हम बात कर चुके हैं. माइनस ई डॉट dx. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, dv बराबर माइनस ई डॉट dx. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर माइनस dv बाय dx. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल dv एंड dx इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ये बताता है हमें, ये रिलेशन हमें बता रहा है dv बाई dx क्या है बच्चों? dv बाई dx क्या है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये क्या है बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट. और ये क्या बता रहा है? हाउ द पोटेंशियल इज चेंजिंग विद डिस्टेंस. और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर माइनस dv बाई dx है. ये क्या बता रही है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज directed towards decrease in potential with distance. That means मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है. ये दो पॉइंट ले लिया मैंने A और B. अब मैं पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एट A एंड B, तो मैं क्या बताऊंगा? VA इज ग्रेटर देन VB. VA इज ग्रेटर देन VB. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इन पर अभी हम और डिस्कस करते हैं. सो हमारे जो रिलेशन आए हैं बच्चों, वो आए हैं dv इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूँ, अगर मैं बच्चों इसको जनरलाइज कर लूँ तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ? dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr.
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये है स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल। कंप्लीट निकालने के लिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट। कंप्लीट निकालने के लिए इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर कहीं पर भी मुझे अगर कहीं पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम है ना बच्चों, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, वी एफ माइनस बी आई बराबर माइनस ई डॉट डी आर लिमिट्स इनिशियल से फाइनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये चल रहे हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ऐसा समझिए। अब ऐसे ही अगर हम इंटीग्रेट ना करें बच्चों तो देखिए डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, सो ई बराबर माइनस डी वी बाय डी आर। ऑल्दो इस रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और ये क्या भी बताता है बच्चों, मान लो वी और आर के बीच में, वी और आर के बीच में एक ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, तो आपको पता ही है डी वी बाय डी आर क्या होगा बच्चों, डी वी बाय डी आर क्या होगा, स्लोप ऑफ पोटेंशियल आर ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इसकी एप्लीकेशन मैंने बहुत एप्लीकेशन कराई हुई है। आप लेक्चर सीरीज़ पर जाकर के इलेक्ट्रोस्टैट्स की वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर इसकी कराई हुई हैं। अब बच्चों इसको हम ऐसे भी लग सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, मान लो पोटेंशियल का आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाए, जैसे कि लेट्स से वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इन द स्पेस दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। सो बच्चों एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। वो क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं डेल से। दैट मीन्स लेट्स से डेल वी बाय डेल एक्स। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट वी विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। क्लियर है? मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं एक्स के साथ डिफरेंशिएट करूंगा कीपिंग वाई और जेड कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो क्या दे देगा बच्चों, माइनस ऑफ ई एक्स। सिमिलरली डी वी डेल वाई बाय डेल वाई क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई वाई। डेल वी बाय डेल जेड क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई जेड। क्लियर है? सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है विच इज़ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, वो सिंपली क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन कॉमन, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत कुछ इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो इस सेगमेंट को हम यहीं पे रोकेंगे। दो सेगमेंट में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया था, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल यहाँ पर कंप्लीटली कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस।